हेलो बच्चों, इससे पिछली वीडियो में मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म समझा रही थी। वहाँ तक मैंने आपको असेट के बारे में बताया था। इससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। देखिए, अगली हमारी टर्म है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होता है जो माल हम उस फर्म में बना रहे हैं या जो सर्विस हम दे रहे हैं, जो माल बना रहे हैं उसकी सेल या जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले जो हमें पैसा मिलने वाला है वो रेवेन्यू है। ठीक है, रेवेन्यू यानी कि टोटल सेल से या जो हमने सर्विसेज की सेल दी है उससे जो हमें टोटल पैसा मिल रहा है वो हमारा रेवेन्यू है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जैसे नाम से ही पता चल रहा है, खर्चे। खर्चे होते हैं स्टूडेंट दो टाइप के। कौन कौन से? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जो गुड्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं फर्म में, यानी कि जो माल हम बना रहे हैं उस माल को बनाने में जो कॉस्ट आएगी, जैसे हमने माल परचेज किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उस पर वेजेस दी, किसी को सैलरी दी, मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा, गैस, पावर, फ्यूल, ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं, इंश्योरेंस का प्रीमियम है, ऑफिस के खर्चे हैं, ये सभी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से माल को बनाने में जो भी खर्चा आया वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। दूसरे टाइप का हमारा एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो हम असेट को परचेज करने के लिए खर्च करते हैं। उस फर्म में असेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी है प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, इस टाइप की चीज़ों को खर्च करने के लिए जो कुछ हमने पैसा, इस टाइप की चीज़ों को परचेज करने के लिए जो पैसा हमने खर्च किया है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम, फर्म का जो प्रॉफिट है उसे निकालने के लिए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर का यूज नहीं करते, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का यूज करते हैं। अब अगली टर्म है हमारी एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में कुछ फ़र्क है। एक्सपेंस शब्द जो होता है वो जनरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए ही यूज किया जाता है। अगर हम रेवेन्यू में से, अगर हम टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंस को लेस कर दें तो हमारी इनकम निकलती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपको सेपरेट रखना है। जब हम इनकम निकालने की बात करेंगे तो हमें सिर्फ रेवेन्यू में से एक्सपेंस को लेस करना है तो हमारी इनकम आ जाएगी। इनकम, प्रॉफिट, गेन, ये तीनों ही वर्ड अलग हैं, सुनने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं लेकिन ये तीनों ही शब्द अलग हैं। इनकम, प्रॉफिट, गेन। इनकम होती है रेवेन्यू में से आपने एक्सपेंडिचर यानी कि एक्सपेंसेस लेस कर दिया तो आपकी इनकम आ गई। अब प्रॉफिट क्या होता है? जब हम रेवेन्यू में से डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं उनको लेस करते हैं तो इनकम आती है। और अगर हम बाकी के इनडायरेक्ट एक्सपेंस को भी माइनस कर दें, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जिस तरीके से जो डायरेक्ट उस माल को बनाने में तो नहीं लगे लेकिन है उसी वजह से कि जो हमने फर्म खोल रखी है या जो बिजनेस हम कर रहे हैं सब उसी की वजह से, जैसे ऑफिस के खर्चे हो गए, सेलिंग के खर्चे हो गए और तुम्हारा डेप्रीसिएशन हो गया असेट्स का, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, बैड डेट्स हो गए, ये सारे जो एक्सपेंस होते हैं हमारे, अगर ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में आते हैं। अगर इनको भी हम लेस कर दें और कहीं से कोई इनकम हमें और मिल रही है, जैसे डिस्काउंट रिसीव हो गया हमारा, रेंट रिसीव्ड हो गया, कोई और प्रॉफिट कहीं से हमें मिल गया, उसको हम ऐड कर दें तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। कि ओवरऑल सारे खर्चे और सारी इनकम हटा करके जो नेट लास्ट की फाइनेंशियल पोजीशन है, अगर उसमें हमारी फर्म बेनिफिट में आती है तो उसे हम प्रॉफिट कहेंगे। अब हम बात कर रहे हैं गेन की। गेन शब्द को अक्सर हम कैपिटल असेट्स के ऊपर हुए प्रॉफिट
के लिए यूज करते हैं। जैसे कोई असेट्स है हमारी, उसकी जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू मतलब जब हमने खरीदी थी और उसमें डेप्रिसिएशन लग गया, डेप्रिसिएशन यानी कि वो उसकी वैल्यू कम हो गई, डाउन आके जितनी अब रह गई है। जैसे हमने कोई एसेट 2 लाख रुपए की खरीदी थी 2-3 साल पहले और मान लो 50,000 के आसपास उसकी वैल्यू डाउन हो गई, तो एट प्रेजेंट उसकी जो वैल्यू है वो आपकी 1,50,000 है। अब हमारे हिसाब से वो 1,50,000 की है। अगर वो हमारी एसेट 1,60,000 में भी सेल हो जाए तो ये जो 10,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है इसे हम कहेंगे गेन ऑन सेल ऑफ असेट। तो इस तरीके से असेट के केस में ये गेन जो वर्ड है वो यूज किया जाता है। लॉस, अब लॉस जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जब हमारे एक्सपेंसेस ओवर हो जाए इनकम से तो फर्म लॉस में ही जानी है, उस केस में लॉस आएगा। आगे हम बात कर रहे हैं परचेज। परचेज क्या होती है? जो माल हम अपनी फर्म में बनाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे वो हमारी परचेज है। और भी चीज़ें हो सकती हैं, उस माल को बनाने से रिलेटेड रॉ मटेरियल और उससे रिलेटेड और जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो हमारी परचेज में आएगी। परचेज रिटर्न, जो हमने माल परचेज किया अगर उसमें से हमें कुछ पसंद नहीं आया या ख़राब है, डैमेज है, कोई किसी भी परेशानी की वजह से कुछ माल हमने लौटा दिया तो परचेज रिटर्न। अगला हमारा पॉइंट है सेल। जो गुड्स हमने बना के तैयार किए हैं या हमने हमारी सर्विस देने की फर्म है तो जो सर्विसेज हम दे रहे हैं उसके बदले में जो हम पैसा लेंगे वो सेल है, सेल्स रिटर्न। अब किसी कस्टमर को अगर हमारा माल पसंद नहीं आया तो वो हमें लौटाएगा तो उसे हम सेल रिटर्न बोलेंगे। अगला हमारा पॉइंट है स्टॉक। स्टॉक और इन्वेंट्री, लगभग कुछ साल पहले तक तो मीनिंग सेम था लेकिन अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। स्टॉक कहते हैं उस माल को जो हमने दोबारा से बेचने के लिए ख़रीदा है और अभी रखा है हमारे पास, बिका नहीं है, वो हमारा स्टॉक है। अब हम बात कर रहे हैं इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री थोड़ा हमारा बड़ा शब्द है, डिटेल में है। स्टॉक छोटा है, इन्वेंट्री थोड़ा सा डिटेल वाली कॉन्सेप्ट है। किस तरीके से? स्टॉक में तो सिर्फ हमने गुड्स को रीसेल के लिए ख़रीदा है बना हुआ, रीसेल कर देंगे। इन्वेंट्री की हम बात करें तो इन्वेंट्री हमारी 3 टाइप का, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस की और फिनिश गुड्स की। रॉ मटेरियल जो कच्चा माल है फर्म में, उसका अगर हमारे पास स्टॉक रखा है तो वो हमारा रॉ मटेरियल का स्टॉक हो गया। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कुछ बन गया है लेकिन पूरी तरीके से बना नहीं है, अभी वर्क प्रोग्रेस में है, उसमें से भी कुछ माल हमने उठा के रखा है अभी, तो वो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक है। फिनिश गुड्स का जो माल बिल्कुल तैयार हो चुका है, उसमें से जो माल अभी बिना बिका रहता है वो हमारा फिनिश स्टॉक है। इन्वेंट्री स्टॉक इन ट्रेड, इसे और स्टॉक को आप सेम मीनिंग में यूज कर सकते हैं। ये वो स्टॉक है जो बिल्कुल बिकने के लिए तैयार है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा अगली टर्म है हमारी डेटर। डेटर बोलते हैं हम उनको जिनको हमने उधार माल सेल किया है। अगर इन्हीं डेटर्स से जिनको उधार माल सेल किया है हम बिल साइन करा लेते हैं, इस बिल्स रिसीवेबल के बारे में हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, पर इनसे अगर हम बिल साइन करा लेते हैं तो ये हमारे बिल्स रिसीवेबल की कैटेगरी में आते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BR बोलते हैं। और इन दोनों को प्लस कर दे तो हम ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल शब्द हमारा डेटर प्लस BR को प्लस करके बनता है। अगली हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो है टर्म है क्रेडिटर। क्रेडिटर जिनको हम उधार माल परचेज करते हैं, जिनसे ख़रीदा है हमने, हम जिनको पैसे देंगे, तो हम अगर उनके यहाँ जाके बिल साइन करके आए तो उसे हम बिल्स पेबल बोलेंगे कि भाई उस दिन हम आपका पैसा पे कर देंगे, हमने साइन कर दिया, तो हमारा बिल्स पेबल हो जाएगा। और क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों को ऐड कर दे तो हमारे टोटल ट्रेड पेबल हो जाएंगे कि हमारी देनदारियाँ कितनी है, कितना हमें पे करना है किसी ड्यू डेट पे। अगली हमारी टर्म है डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारा होता है 2 टाइप का, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कोई भी दे सकता है, कैश पे भी और क्रेडिट पे भी, मतलब कि नगद लेन देन पे भी और उधार पे भी। इसके लिए इसे सिर्फ अमाउंट में से लेस किया जाता है, इसको शो नहीं किया जाता है।
लेकिन कैश डिस्काउंट जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि सिर्फ जो आपकी कैश सेल होगी उसी पे कैश डिस्काउंट दिया जाएगा, या जो कैश में आपको पैसा मिलेगा उसी पे आप डिस्काउंट देंगे। दो तरीके का होता है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर हमें कहीं से पैसा मिल रहा है और हमने कुछ कम कर दिया है तो ये डिस्काउंट अलाउड है, क्योंकि ये हमें नुकसान हुआ है और हम किसी को पैसा पे कर रहे हैं तो और उसने हमसे थोड़ा सा कम ले लिया है, डिस्काउंट दे दिया है, तो ये हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये हमें फ़ायदा हुआ है। अगली टर्म है हमारी बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब होता है पैसे का डूब जाना। हमने किसी को उधार माल सेल किया या किसी को पैसा उधार दिया और उसने हमारा पैसा वापस नहीं किया, सारे प्रोसीजर भी पूरे हो गए पैसा लेने के, तो अब हमारा पैसा डूब चुका, तो उसे हम कहेंगे बैड डेट्स। ये हमारी टर्म है एंट्री। किसी भी लेन देन का जो हम एक जगह रिटर्न में ट्रीटमेंट दिखाते हैं, इसके बहुत रूल रेगुलेशन आते हैं, इसको हम आगे समझाएंगे। फिलहाल बस उतना ही समझ लो कि जो भी आपकी फाइनेंशियल लेन देन हुआ है उसे जो एक जगह अकाउंटिंग फॉर्म में दिखाएंगे उसको हम एंट्री बोलते हैं। अगला है टर्नओवर। टर्नओवर हम सेल के ही लिए यूज करते हैं, सेल को ही टर्नओवर कहते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो जो माल बेच कर आया है, अगर गुड्स सर्विस प्रोवाइड करने की फर्म है तो जो आपको सर्विस सेल करके जो पैसा आ रहा है वो आपकी टर्नओवर है। इन्वेस्टमेंट, जो पैसा हम बिजनेस से बाहर लगा देते हैं, जैसे किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, डिबेंचर खरीद लिए, बॉन्ड खरीद लिए, गोल्ड खरीद लिया, तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट है। इंसॉल्वेंट, जब किसी पर्सन के ऊपर या फर्म के ऊपर इतना कर्जा हो जाए कि वो दे ही नहीं सकता, अब उसकी असेट भी बिक जाए, उसकी पूरी प्रॉपर्टी बिक जाए, बिजनेस में पूरा लॉस हो जाए, बिजनेस की असेट को भी बेच दिया, उसके बाद भी उसका कर्ज ही ख़त्म नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन को कहते हैं इंसॉल्वेंट हो जाना, दिवालिया। रिबेट, जब अपनी मर्जी से जब हम पैसे ले रहे हैं तो उसमें कुछ कम कर दिया जाए, कोई भी वजह हो सकती है, माल की क्वालिटी ख़राब थी या हमें पैसे जल्दी चाहिए या कोई दूसरी वजह भी हो सकती है, उसमें जब लेने वाला बंदा अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बहुत पैसा कम कर देता है तो उसे हम रिबेट कहते हैं। तो बच्चों, ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म का आपका टॉपिक हुआ ख़त्म।